नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झंटू सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ झंटू लाल माझी और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के तीसरे पार्ट का वीडियो। इस पार्ट में आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए हम लोग देखते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। जो संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं 1.4 को। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा जल लेकर इसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े को डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। आइए हम लोग इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। अर्थात CaO प्लस H2O जल के साथ संयोग करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस अधिक मात्रा में ऊष्मा यानी हीट। हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। कोयले का दहन, कोयले यानी कार्बन C प्लस O2 बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ ही ऊष्मा 393.3 केजी प्रति मोल के हिसाब से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए हम लोग अन्य उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। अर्थात H2 गैस प्लस O2 गैस दोनों संयोग करके क्या बनाता है H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 परमाणु है, 2 परमाणु कर दिए, हाइड्रोजन 4 परमाणु हो गया, हाइड्रोजन को 2 2 4। यह भी एक ऊष्मा क्षेत्र अभिक्रिया है। दो 286 केजी जूल प्रति मोल के हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होता है। इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, या 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तब हम लोग इसका परिभाषा देंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या हम लोग इसको सरल भाषा में कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद
का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग सरल भाषा में लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया, अर्थात CaO प्लस H2O, CaO प्लस ऊष्मा। कोयले का दहन कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके या कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है, यानी H2H2 प्लस O2H2O ऊष्मा। यह है संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग इन सभी अभिक्रियाओं को अगर देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, का निर्माण करता है। साथ में ऊष्मा भी, जैसे 64 kJ प्रति मोल के हिसाब से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कोयला ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा 393.5 kJ प्रति मोल के हिसाब से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण होता है। यह भी एक ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया है। यहाँ पर 2 मोल के लिए कितना ऊष्मा निकलेगा, 572 kJ, और 1 मोल के लिए देखें तो इसका आधा हो जाएगा, यानी इसका आधा 286 kJ प्रति मोल के हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह तभी क्या है, संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया भी है। अब देखते हैं ऊष्मा क्षैतिज तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि अभी हम लोग संयोजन अभिक्रिया में देख रहे थे क्रियाकलाप 1.4 में, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा था। अर्थात CaO प्लस H2O मिलकर बनता है CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है बिना बुझा हुआ चूना और CaOH होल टू है बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या ना ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब कोयले का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार H2 तथा O2 से जल का निर्माण, अर्थात H2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर बनता है 2H2O। यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा, इस प्रकार इन सभी अभिक्रियाओं में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, या हम लोग बोलेंगे जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O, CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा कितना ना 64 kJ प्रति मोल के हिसाब से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयले का दहन होने पर 394.5 kJ प्रति मोल के हिसाब से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। H2 तथा O2 के संयोग से जल का निर्माण होने पर यहाँ पर 2 मोल के लिए 572 kJ ऊष्मा उत्पन्न होती है, या इसमें अगर 1 मोल के लिए हो तो 286 kJ प्रति मोल के हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होती है।
इसी प्रकार प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब प्राकृतिक गैस में 95% तक मीथेन होता है। ऑक्सीजन में जलकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, 2 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, इसको 2 से गुणा कर दिया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इन सभी अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह क्या है ना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। या हम लोग बोलेंगे उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए यह है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आइए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 बर्तन लेकर एक बर्तन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का ठोस या विलयन कुछ भी लीजिए, तथा दूसरा में एमोनियम क्लोराइड का ठोस या विलयन लेकर दोनों को जब मिला दिया जाता है तो बनता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया तथा जल बनता है। यह बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन 2 परमाणु, इधर क्लोरीन 1 परमाणु, 2 से गुणा कर दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 परमाणु हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 1 परमाणु, नाइट्रोजन 2 से गुणा कर दिया। आइए बेरियम 1 परमाणु, बेरियम 1 परमाणु। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर 1 है। अब ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 2 4, 4 8 6 10, यहाँ 4 2 8 और यहाँ 2 10। अब बैलेंस हो गया। जो भी हो, जब दोनों को एक बीकर में मिला दिया जाता है तो 5 मिनट के अंदर इसके टेम्परेचर में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, यानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब यह क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। यह अभिक्रिया आसानी से नहीं होता है। इसको अभिक्रिया को होने के लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा देना पड़ता है। मतलब क्या है ना, यह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी प्रकार H2 प्लस I2 के बीच का अभिक्रिया हाइड्रोआयनिक अम्ल बनता है, दोनों ओर। यह भी क्या है ना, ऊष्मा शोषी है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए लिखते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है,
या ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के अमोनियम क्लोराइड, और यह हो गया बेरियम क्लोराइड। इस प्रकार हम लोग देख लिए ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं शोषण यानी रेस्पिरेशन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग आइए उसका जो समीकरण होता है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी या ऊर्जा। इसी ऊर्जा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं हमें जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ जैसे चावल, रोटी, आलू, फल, फल के बीज आदि में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जब इन भोज्य पदार्थों को हम लोग भोजन करते हैं तब पाचन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देता है एवं यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह हो जाता है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह ग्लूकोज छोटी आंत तक पहुंच जाता है। छोटी आंत में उपस्थित क्षुद्रांश उपस्थित होता है जिसके द्वारा ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से अवशोषित कर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तथा हम लोग जब ब्रीथिंग लेते हैं यानी श्वास अंदर लेते हैं तो ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिकाओं तक, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यह ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज क्या करता है ना, धीरे धीरे ऑक्सीकरण अभिक्रिया करने लग जाता है, यानी धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं एवं हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा हमारे शरीर का बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो टूटकर ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण पूर्ण होती है। ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें होती है तो यहाँ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी से पूर्ण होती है। इस प्रकार जो हमें ऊर्जा मिला, यही ऊर्जा हमारे शरीर का बहुत बड़ा स्रोत होता है। यही ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि श्वसन प्रक्रिया क्या है ना, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें आपका 2832 केजी जूल प्रति मोल के हिसाब से हमें ऊर्जा मिलती है। यानी 1 मोल
ग्लूकोज के जलने से हमें 2832 केजी जूल यानी लगभग 2900 केजी जूल ऊर्जा हमें मिलती है। इस प्रकार क्या है ना, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.5 को देखते हैं। इसके लिए एक कथन नली या टेस्ट ट्यूब लेकर इसमें लगभग 2 ग्राम जैसा फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेकर इसे गर्म किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का रंग गायब हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो जल का अणु है वह अलग हो जाता है। इसको जब दोबारा फिर से गर्म किया जाता है तो FeSO4 क्या बनता है ना, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का गैस में बदल जाता है। यह है फेरस सल्फेट। ये हरा रंग का होता है, यानी हरे रंग का। जब इसको गर्म किया जाता है स्पिट लैम्प में या बर्नर में, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका रंग गायब हो जाता है। रंग गायब हो जाता है, पहले रंग गायब हो जाता है। फिर इसको जब आगे गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर लोहा आयरन Fe 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु, इसको 2 से गुना कर दिया। सल्फर कितना, 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 3 5 और 3 8 बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। यह टूटकर क्या ना 3 अलग अलग, एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हुआ। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को बाथ भट्टी में गर्म करके इसको तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, यहाँ फेरस सल्फेट तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट विखंडित होकर क्या बना, इधर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर बना फेरिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अर्थात एकल अभिकर्मक टूट करके 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। तब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले
नए पदार्थों का निर्माण करता है। निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार हम लोग वियोजन अभिक्रिया को देख लिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे उष्मीय या तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.6 को देखते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन नली या टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट BbNO3 का चूर्ण लेकर इसे बर्नर या ज्वाला में चिमटा से पकड़कर गर्म करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। यह है लेड नाइट्रेट, यह हो गया लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। यह हो गया पोटेशियम क्लोरेट, यह हो गया पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तब उसे ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में अपघटित होता है। अब हम लोग देखते हैं यह समीकरण संतुलित है या नहीं। लेड बराबर है ऑक्सीजन 3 दूनी 6 परमाणु, यहाँ पर कितना है 2 2 4 और 5। ऑक्सीजन बराबर नहीं है। नाइट्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 परमाणु, बराबर नहीं है। आइए हम लोग संतुलित करते हैं।
इसको संतुलित करने के लिए यहाँ जो सरल गैस के परमाणु है या अणु है, इसको हम लोग परमाणुीय रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर लिखते हैं समीकरण को, PbNO3 होल 2 बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 को O में बदल दिया। अब बैलेंस करते हैं। लेड एक परमाणु, लेड बराबर है नाइट्रोजन 2 परमाणु, इधर एक परमाणु, नाइट्रोजन को 2 से गुना कर दिए। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 परमाणु, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 5 और 6 यानी बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस ऑक्सीजन को आणविक रूप में बदल देंगे एवं शेष समीकरण को 2 से गुना कर देंगे। इसको 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, इसको 2 दूनी 4, अर्थात 2PbNO3 होल 2 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बैलेंस हो गया। दूसरा समीकरण था KClO3 KCl प्लस O2 था। इसको भी बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको परमाणुीय रूप में से आणविक रूप से परमाणुीय रूप में बदल दिया। अब बराबर करते हैं, पोटेशियम बराबर है, क्लोरीन बराबर है, ऑक्सीजन 3 परमाणु, इसको भी हम लोग 3 परमाणु कर दिया। अब क्या करेंगे ना, इस ऑक्सीजन को आणविक रूप में बदल देंगे तो शेष समीकरण को 2 से गुना कर देंगे, यानी 2KClO3 2KCl प्लस CO2। इस प्रकार यह एक क्या है ना, ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया है। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। आइए इसे समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.8 को देखते हैं। इसके लिए एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेकर सूर्य के प्रकाश में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद देखा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग, सफेद रंग धूसर रंग में बदल जाता है। आइए हम लोग इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। AgCl क्या बनता है, Ag प्लस Cl2। बैलेंस करते हैं, क्लोरीन 2 परमाणु, इधर एक सिल्वर 2 परमाणु हो गया, इसको सिल्वर ऐसे। इसी प्रकार AgBr बनता है 2Ag प्लस Br2। आयोडीन के साथ भी इसी प्रकार का अभिक्रिया होता है। आइए हम लोग देखते हैं अन्य उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल लेकर सूर्य का प्रकाश और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ये हो गया ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन भी देता है। इस प्रकार क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो यह भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तब हम लोग बोलेंगे प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं, प्रकाश की
उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस प्रकार हम लोग अभिक्रिया का उदाहरण भी देख लिए। यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप यहाँ पर सूर्य के प्रकाश भी दे सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट AGBR, इसका उपयोग हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट में फोटो जहां बनता है वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटन करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन प्रक्रिया कहा जाता है। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटन करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए हम लोग जल का विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन तथा एल्यूमिना का विद्युत अपघटन हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जल का विद्युत अपघटन। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटित होकर हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ पर जल विद्युत धारा (2H2) गैस तथा O2 गैस। यहाँ पर ये हो गया एट कैथोड और ये हो गया एट एनोड। इस प्रकार हम लोग जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। आइए इसको हम लोग अच्छा से समझने के लिए क्रियाकलाप 1.7 को देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक विद्युत अपघटन सेल लिया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होता है, एक को एनोड बोलते हैं धन आवेशित तथा दूसरा को कैथोड बोलते हैं जो ऋण आवेशित होता है। यहाँ पर ये सेल है, बैटरी है, दोनों को इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं।
और इस विद्युत अपघटनीय सेल में जल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह पूरी तरह से आयनित नहीं होते, लेकिन अम्लयुक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आयनित करने के लिए 2-4 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन आयन उत्सर्जित करता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या लिए ना, कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल, और यह क्या होता है ना, आयनित होता है। जल H2O आयनित होता है H प्लस OH माइनस, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस इस प्रकार जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल आयनित होकर के इस विद्युत अपघटनीय सेल में है। तो इस अपघटनीय सेल में कौन कौन है ना, हाइड्रोजन आयन है तथा हाइड्रोक्साइड आयन है और सल्फेट आयन है। अब हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब कैथोड तथा एनोड पर इस प्रकार अभिक्रिया होता है। आइए देखते हैं। कैथोड तथा एनोड पर निम्न परिवर्तन होते हैं। एट कैथोड, देखिए जो कैथोड है, कैथोड ऋण आवेशित है और यह क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है कैथोड, और यह इलेक्ट्रॉन। तब इस पर इधर कौन आएगा ना, धन आवेशित किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। धन आवेशित मतलब हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिया और क्या किया ना, हाइड्रोजन को उदासीन कर दिया, मुक्त किया हाइड्रोजन, और 2 परमाणु हाइड्रोजन मिलकर के एक अणु हाइड्रोजन गैस बनाया। क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु स्थायी नहीं होता है, 2 परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन साझा करके हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं एट एनोड। एनोड पर किस प्रकार अभिक्रिया होता है। एनोड धन आवेशित है और धन आवेशित की ओर आकर्षित कौन होगा ना, ऋण आवेशित इधर जाएगा, यानी कौन बन जाएगा OH माइनस और SO4 2 माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। लेकिन याद रखिएगा सल्फेट आयन की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयन जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति OH का ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन आएगा जल्दी, पहले इलेक्ट्रॉन विसर्जन करने के लिए ना OH। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2OH, और यह क्या करता है 2OH प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, कैथोड में। तो अब फिर 2OH, OH किसमें बदल जाता है ना, जल तथा ऑक्सीजन में। यहाँ पर H2O प्लस O, ऑक्सीजन यह परमाणु रूप में है, यह आणविक रूप में रहता है, इसलिए इसको आणविक रूप में बदल दिया। तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, यहाँ भी 2 से, इसका मतलब 4OH बदल गया 2H2O प्लस O2। अगर यहाँ पर हम लोग 4OH लिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4E होगा,
और यहाँ भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा इधर। और तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन के लिए 2H2 होगा। तो आइए हम लोग पूरी अभिक्रिया को देखते हैं। पूरी अभिक्रिया इस प्रकार होगा। जल आयनित होता है 4H2O लिए, टूटता है 4H प्लस 4OH माइनस में। कैथोड पर कैसा होता है, कैथोड पर रिएक्शन होता है 4H प्लस एक्वस प्लस 4E। यहाँ पर अगर हम लोग 4OH होगा तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित करेगा। तो क्या बन गया, डायरेक्ट लिख दिए 2H2। एक्चुअली ऐसा होगा 4H और इसका हम लोग लेंगे 2H2। इसी प्रकार एनोड पर रिएक्शन होगा क्या ना, 4OH माइनस एक्वस बदलेगा 4OH और प्लस 4E। तो 4OH को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 2H2O के जैसा लिख देते हैं, यानी 2H2O प्लस O2, 4OH के बदले प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इधर आकर के हाइड्रोजन को मुक्त करता है। तो आइए हम लोग इसको एक साथ लिखते हैं। 4H प्लस और 4OH माइनस, 4H प्लस 4OH माइनस मतलब 4H2O। इधर क्या हो गया ना, 2H2, यहाँ पर 2H2, 4H के बदले 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। अब यहाँ भी 2H2O है, इधर 4H2O है, तब हम लोग इसको लिखेंगे 2H2O। इसको इधर से घटा दीजिए, 2H2O बनता है 2H2 गैस प्लस। इसका मतलब जल का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं 2H2O बनता है 2H2 प्लस O2। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल अपघटित होकर क्या H प्लस OH माइनस में टूटता है। और चूंकि जल पूरी तरह से आयनित नहीं होता, इसके लिए हम लोग क्या डालें ना, कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी आयनित होता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। अब कैथोड तथा एनोड पर निम्न परिवर्तन होते हैं। कैथोड पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन मुक्त होता है और एनोड पर हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है ना, वह बदलता है जल तथा ऑक्सीजन में बदल जाता है। अब हम लोग इस पूरी रिएक्शन को क्या किए ना, एक साथ देख लिए। 4H2O आयनित होता है इसमें 4H प्लस 4OH माइनस में। अब कैथोड पर क्या होता है 4H प्लस प्लस 4E, इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, यही वाला इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो ये वाला ऐसे काट देंगे इसको इसके साथ। और जल भी यहाँ पर क्या होता है ना, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, इधर से इसके साथ, यानी 4H प्लस बदल गया 2H2 में और हाइड्रोक्साइड आयन बदल गया इसमें जल, 2 अणु जल 1 अणु ऑक्सीजन प्लस 4E। इस प्रकार हम लोग इसको दोनों ओर को एडजस्ट किए तो 2H2O बदल गया 2H2 प्लस O2 में। यह है जल का विद्युत अपघटन। अब हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन देखते हैं।
जब सोडियम क्लोराइड को गला करके या गलित अवस्था में विद्युत अपघटन सेल में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम धातु डिपोजिट होता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो आइए इसका हम लोग विद्युत अपघटन सेल में किस प्रकार अभिक्रिया होता है उसको देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड गलित या संगलित अवस्था में निम्न रूप में पाया जाता है, यानी NaCl ठोस, इसको बोलेंगे संगलित ठोस अवस्था में। इसको जब गलाया जाता है तो क्या होता है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस के रूप में है। अब जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड तथा एनोड पर निम्न अभिक्रिया होती है। कैथोड तथा एनोड पर निम्न अभिक्रिया होते हैं एट कैथोड। देखिए कैथोड ऋण आवेशित है और यहाँ पर क्या है, सोडियम धन आवेशित है। तो कैथोड की ओर कौन आकर्षित होगा ना, सोडियम आयन। सोडियम क्या करता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम के रूप में यहाँ पर इस कैथोड की सतह पर डिपॉजिट होने लगता है, यानी जमा होने लगता है। आइए देखते हैं, Na प्लस प्लस E माइनस, इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, Na ठोस के रूप में। और क्लोरीन क्या करता है ना, एनोड की ओर गमन करने लगता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे करके उत्सर्जित करके क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त होने लगता है। एट एनोड Cl माइनस Cl प्लस E माइनस। याद रखिएगा क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके किसके रूप में ना, क्लोरीन के एक अणु के रूप में Cl2 के रूप में रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या करेगा ना, यहाँ पर Cl प्लस Cl2 के रूप में ये बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के NaCl लिक्विड किसमें बदलता है, Na प्लस सॉरी Na सोडियम Na प्लस Cl यहाँ पर गैस के रूप में। लेकिन हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एक Cl2 के रूप में, यानी यहाँ पर क्या है, परमाणुवीय रूप में है, इसको हम लोग आणविक रूप में बदलेंगे। इसका मतलब अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ से 2 से गुना, यानी 2NaCl बनता है 2Na प्लस Cl2 गैस के रूप में। इस प्रकार हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने से क्या बनता है, सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस। सोडियम धातु कहाँ पर, यह होता है कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर। यहाँ लिख दीजिए कैथोड और यह हो गया
अब हम लोग देखते हैं एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने से हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। एक्चुअली एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण एल्यूमिना अयस्क से किया जाता है और द्रवित अवस्था में एल्यूमिना देखिए निम्न रूप में पाया जाता है। Al2O3 यह गल करके टूटता है 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस के रूप में। इस विद्युत अपघटन सेल में 2Al3 प्लस और 3O2 माइनस के रूप में यहाँ पर है। अब जब विद्युत धारा प्रवेश किया जाता है तो कैथोड में एल्यूमिनियम मुक्त होता है और यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है। ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। आइए हम लोग कैथोड तथा एनोड पर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। कैथोड तथा एनोड पर निम्न परिवर्तन होते हैं। कैथोड कैथोड पर कौन जाएगा ना एल्यूमिनियम 2Al3 प्लस प्लस 6E मतलब कैथोड से कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें बदल जाएगा Al मतलब एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसीलिए 2Al में बदल गया। अब देखते हैं एट एनोड। एनोड पर ऑक्सीजन आकर के यहाँ मुक्त होगा यानी 3O2 माइनस 3O प्लस 6E मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। आइए यहाँ पर देखते हैं Al3 प्लस और 3O2 माइनस का मतलब हो गया Al2O3 नहीं 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस का मतलब हो गया Al2O3 और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन वही 6 इलेक्ट्रॉन है इधर से जो इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो यहाँ पर बन गया 2Al प्लस 3O ये 3O 30 नहीं है। अब हम लोग को इसको क्या करना होगा ना ये परमाणु रूप में है आणविक रूप में बदलना होगा। आइए हम लोग सेकंड स्टेप में करते हैं Al2O3 2Al प्लस 3O अब इसको O2 में बदल दिए तो इसको क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा तो यहाँ हो जाएगा 4Al और यहाँ भी 2 से गुना करना होगा यानी 2Al2O3 4Al प्लस 3O2 यही हो गया एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन। यहाँ पर कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने लगता है तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार क्या होता है ना द्रवित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को अच्छा से समझने के लिए हम लोग क्रियाकलाप 1.9 को देखते हैं। इसके लिए 3 कील लेकर इन्हें रेगमाल या सैंड पेपर से अच्छी तरह से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। फिर 2 परख नली को A तथा B से चिन्हित कर प्रत्येक परख नली में 10 ml करके कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है।
आप 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परखनली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर छोड़ दिया जाता है। 20 मिनट के बाद जब लोहे के किलो को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि किलो का रंग भूरा हो गया है। किलो का रंग क्या हो गया है ना, भूरा हो गया है। अर्थात लोहे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया है। एक बार फिर, लोहा यानी कील कॉपर सल्फेट के विलयन में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर दिया है एवं विलयन का नीला रंग फीका पड़ गया है या मलिन पड़ गया है। अब देखिए, ए तथा बी 2 बीकर लिए हैं। ए में भी 10 ml CuSO4 लिए हैं और बी में भी। ए का रंग डीप है, डीप ब्लू कलर का है, जो लिए थे ओरिजिनल अवस्था में है। लेकिन बी का कलर क्या हो गया है ना, फीका पड़ गया है, मतलब कॉपर Cu विस्थापित हो गया है। किसके द्वारा? लोहा के द्वारा। आइए इनके बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं। Fe ये आयरन कील प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 मिलकर बनता है FeSO4 प्लस Cu। यहां पर क्या हुआ ना, FeCu को विस्थापित कर दिया इस प्रकार। और यहां पर क्या हो रहा है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग जानने के पहले और कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार Cu यानी कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर क्या होता है ना, सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर देता है। क्या बनेगा? CuNO3 प्लस Ag। आइए इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2 परमाणु है, नाइट्रोजन 1 परमाणु 2 से गुना किए तो सिल्वर भी 2 परमाणु हो गया, यहाँ पर तो 2 से गुना किए। अब ये बैलेंस हो गया। देखिए, कॉपर 1 परमाणु, 1 परमाणु इधर भी है, सिल्वर 2 परमाणु तो हो गया, नाइट्रोजन भी 2 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 दूनी 6, यहाँ भी है 3 दूनी 6 परमाणु। आइए हम लोग वही उदाहरण लेते हैं। Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Cu। इस प्रकार जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को डाला जाता है या जिंक के टुकड़ा को डाला जाता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट तथा कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार जब लेड की अभिक्रिया CuCl2 कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक 2 क्लोराइड के साथ कराते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है तथा कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये उसका उदाहरण हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर को Fe लोहा आयरन विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर से आयरन ज्यादा क्रियाशील है। इसी प्रकार सिल्वर से कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए क्या क्या ना सिल्वर को कॉपर विस्थापित कर दिया। यहाँ पर कॉपर से जिंक अधिक क्रियाशील है एवं कॉपर से यहाँ पर लेड भी अधिक क्रियाशील है, जिससे क्या हुआ यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए विस्थापन अभिक्रिया का कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम ब्रोमाइड का विलयन में सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस Br2, ये लिक्विड। अर्थात सोडियम ब्रोमाइड के विलयन से होकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। यह ब्रोमीन की मात्रा विलयन में ब्रोमीन की मात्रा बढ़ने से विलयन का रंग क्या हो जाता है ना, भूरा हो जाता है, यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से होकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है ना, पोटेशियम क्लोराइड एवं आयोडीन। यहाँ इस विलयन में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है ना, पर्पल हो जाता है, यानी बैगनी रंग का हो जाता है। यहाँ ब्रोमीन से क्लोरीन अधिक क्रियाशील है एवं आयोडीन से क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार आयोडीन से ब्रोमीन अधिक क्रियाशील होता है। तो आइए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्रियाकलाप 1.3 में देखे थे, जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न होती है या मुक्त होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। इसी प्रकार Zn प्लस HCl बनता है ZnCl2 प्लस H2 गैस। इसी प्रकार अगर Zn की अभिक्रिया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 तो बनता है Zn3PO4 होल 2 प्लस H2 गैस। ये जिंक फॉस्फेट है। क्या? जिंक फॉस्फेट। कैसे बनता है आइए देख लेते हैं। Zn की वैलेंसी 2, Zn2 प्लस होता है और आपका फॉस्फेट PO4 3 माइनस होता है, इसका 3 वैलेंसी। हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार Zn3PO4 होल 2, Zn3PO4 होल 2 जिंक फॉस्फेट। इसी प्रकार जिंक धातु की अभिक्रिया एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ कराते हैं तो बनता है जिंक एसीटेट तथा हाइड्रोजन गैस। यहां हम लोग देख रहे हैं जब धातु की अभिक्रिया आम्ल के साथ कराते हैं तो धातु का लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और यहां भी हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या हुआ ना, Zn हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। यहाँ आपका बैलेंस नहीं है। आइए क्लोरीन 2 परमाणु इधर है, यहाँ पर इसको 2 से गुना कर दिया। यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है, Zn 3 परमाणु, यहाँ पर 3 से फास्फोरस, यहाँ पर 2 परमाणु, फास्फोरस को 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 से गुना कर 3 दूनी 6, इस प्रकार बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना देख लेते हैं, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8। यहाँ भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पर कार्बन 2 परमाणु, कार्बन यहाँ पर 2 कर दिए, बाकी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 जो निकल गया है। तो यहाँ भी आइए हम लोग देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ये तो बैलेंस है, इसमें भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। क्लोरीन 2 परमाणु CuCl2 ये भी बैलेंस है। यहाँ बैलेंस नहीं है, क्लोरीन 2 परमाणु, इधर 1 परमाणु 2 से गुना किए, सोडियम 2 परमाणु हो गया, सोडियम 2 से गुना कर दिया, ब्रोमीन 2 हो गया, यहाँ पर ब्रोमीन 2 निकल गया है। यहाँ भी इस प्रकार ही बराबर। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझने के लिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी का हम लोग को देखना जरूरी है, और यहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ये मान लीजिए
प्लस FeSO4। यहां पर एक क्वेश्चन है, इनमें से हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया होगा, कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा। इसे समझने के लिए हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी, पहले पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe, Sn, Pb, उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद तांबा है, तांबा के नीचे है पारा Hg, उसके बाद सिल्वर Ag और लास्ट में गोल्ड Au। एक बार फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Sn, Fe हो गया आयरन लोहा, Sn हो गया टीन, लेड हो गया Pb, हाइड्रोजन हो गया आपका। अब हाइड्रोजन के नीचे है ये सब, हाइड्रोजन के नीचे है तांबा Cu, Hg हो गया पारा मरकरी, Ag हो गया सिल्वर और Au हो गया गोल्ड सबसे नीचे। ये जो है इसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पर ऊपर से नीचे क्या होता है ना, सक्रियता में इसकी कमी होता है। देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, घर सबसे ऊपर वाला क्या है ना, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, ऊपर का धातु सबसे अधिक क्रियाशील है और ये सबसे कम, सबसे कम। और हाइड्रोजन से जो ऊपर है जितना, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है और धातु का लवण बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकता है और हाइड्रोजन के नीचे जो है सक्रियता श्रेणी में, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है जब तक इस पर कोई ऑक्सीकारक न डाला जाए। लेकिन नाइट्रिक एसिड इसको विस्थापित कर सकता है। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को विचार करते हैं। देखेंगे कि Cu सक्रियता श्रेणी में, यहाँ पर Cu है और Ag है, ये दोनों में से कौन ऊपर में है। तो यहाँ Ag के ऊपर में है Cu, मतलब Cu अधिक क्रियाशील है, मतलब Cu Ag को विस्थापित कर सकता है, इसलिए अभिक्रिया यह होगा। अब Zn और Cu को देखते हैं। Zn Cu से ऊपर, कॉपर से ऊपर, कॉपर के ऊपर है Zn, मतलब Zn अधिक क्रियाशील है, Zn कॉपर को विस्थापित कर सकता है। अब लेड और कॉपर को देखते हैं। कॉपर ऊपर में है, हाइड्रोजन के ऊपर में है लेड, इसका मतलब यह भी अभिक्रिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कॉपर और Fe में कौन ऊपर नीचे है। Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब कॉपर से Fe अधिक क्रियाशील है। ये ताकत इसका कम है, कम ताकतवर है, मतलब कम क्रियाशील है, इसीलिए यह विस्थापित नहीं कर सकता है। मतलब यह हो गया, यह अभिक्रिया नहीं होगा। यह हो गया आपका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको पूछा जाता है क्या ना, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया अगर है तो विस्थापन बताना होगा, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखे विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए आइए हम लोग क्रियाकलाप 1.10 को देखते हैं। इसके लिए हम लोग दो परखनली लेकर एक में
सोडियम सल्फेट का विलय लेते हैं, यानी Na2SO4 का विलयन, तथा दूसरा परमाणु में बेरियम क्लोराइड का विलय लेते हैं, यानी BaCl2 का जलीय विलयन। जब दोनों को मिला दिया जाता है तब बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। एक बार फिर दो परमाणु लेकर एक में सोडियम सल्फेट का विलयन तथा दूसरा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर जब दोनों को मिला दिया जाता है तब बेरियम सल्फेट सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन में रह जाता है। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार दो परमाणु लेकर एक में सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा दूसरा में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेकर जब दोनों को मिला दिया जाता है तब सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। यहाँ क्या है, AgCl का सफेद अवक्षेप दही जैसा और सोडियम नाइट्रेट विलयन में रह जाता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है ना, अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। जैसे जब सोडियम क्लोराइड को जल में डाला जाता है या विलयन बनाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन में विखंडित हो जाता है या टूट जाता है। जैसे NaCl aqueous जलीय विलयन में कैसे टूटता है, सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन में। इसी प्रकार जब सिल्वर नाइट्रेट को या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टूटता है AgNO3 टूटता है सिल्वर आयन तथा नाइट्रेट आयन में। अब दोनों अभिकारक क्या करता है ना, आयनों का आदान प्रदान करता है। NaCl में सोडियम अपना आयन Cl को छोड़ करके नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है और सिल्वर अपना आयन नाइट्रेट को छोड़ करके क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है। अर्थात हम लोग इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, सोडियम अपना पार्टनर क्लोराइड आयन को छोड़ करके नाइट्रेट आयन के साथ जुड़ जाता है तथा सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर अपना पार्टनर नाइट्रेट आयन को छोड़ करके क्लोराइड आयन के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार क्या करता है ना, अपना पार्टनर को बदल देता है या अपना आयनों का आदान प्रदान करता है। आइए इसको हम लोग लिखते हैं, NaCl aqueous प्लस AgNO3 aqueous क्या बनेगा, Ag के साथ Cl यानी AgCl का ठोस अवक्षेप। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर तथा क्लोराइड दो आयन मिल करके एक अविलेय लवण अघुलनशील लवण बनता है तथा एक सोडियम और नाइट्रेट मिल करके एक घुलनशील लवण बनता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों सोलुबल इन वाटर, जल में दोनों घुलनशील है, विलेय है। यहाँ पर बनेगा
NaNO3 का विलयन। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अपने अभिकारकों के बीच, ये अपने अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर हम लोग सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर हम लोग देखें तो आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 जल में घुलकर सोडियम आयन 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस में या 2 माइनस में यानी सल्फेट आयन के रूप में टूटता है। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड BaCl2 टूटता है, BaCl2 टूटता है Ba प्लस प्लस या 2 प्लस और 2Cl माइनस में। अब यहां पर क्या होता है ना, बेरियम अपना पार्टनर क्लोराइड आयन को छोड़ करके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, यानी अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। आइए इसको लिखते हैं फिर एक बार। Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ये हो गया ठोस अवच्छेद, कैसा, सफेद, और ये हो गया विलयन में रह जाता है। इस प्रकार हम लोग इसका परिभाषा तब देखते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए हम लोग इसको लिखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ये हो गया। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण भी कुछ देख लेते हैं। एक परखनली में लेड नाइट्रेट PbNO3 का विलय लेकर तथा दूसरा
प्रश्नली या बीकर में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेकर जब दोनों को मिला दिया जाता है तब लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप बनता है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। तथा इधर क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 यह विलयन में रह जाता है। अन्य उदाहरण देखते हैं। जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है एवं फेरस सल्फेट बनता है, यानी FeSO4 प्लस H2S। एक बार फिर, जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है तथा फेरस सल्फेट बनता है। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का होता है, इसमें जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तब कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप बनता है CuS तथा क्या बनेगा? H2SO4। इस प्रकार हम लोग देखें ये सब क्या है ना, द्विविषापन अभिक्रिया।